हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है अफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस। सबसे पहले एक जनरल मीनिंग क्या होता है अफेंसेस का। क्राइम दैट ब्रेक्स ए पर्टिकुलर लॉ। क्राइम जो एक पर्टिकुलर लॉ को तोड़ देता है, अपराध ऐसा अपराध जो एक पर्टिकुलर लॉ को तोड़ देता है उसको हम बोलते हैं अफेंस। यहाँ पे क्राइम वर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्राइम जो है वो एक पर्टिकुलर एक काउंटेबल है। इसलिए एक जब हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लॉ की, जब हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, तो एक पर्टिकुलर लॉ की बात कर रहे हैं हम। तो एक पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से जब बातें की जाती है तो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है क्राइम। तो क्राइम दैट ब्रेक्स ए पर्टिकुलर लॉ, अपराध जो एक पर्टिकुलर लॉ को तोड़ देता है उसको हम बोलते हैं अफेंस। यानी आपने एक लॉ को तोड़ा, आपने एक अपराध किया। और लॉ में क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ है और डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ के अंदर आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्योंकि लॉ जो है एक वाइड टर्म है, लॉ के अंदर एक्ट भी आता है, रूल्स भी आते हैं, सर्कुलर्स भी आते हैं, नोटिफिकेशन भी आते हैं और जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वो भी आते हैं। तो आपने एक क्राइम किया लॉ को तोड़कर। तो जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर लॉ को तोड़ा तो उसके रिस्पॉन्स में हो जाएगा प्रोसिक्यूशंस। प्रोसिक्यूशंस क्या होता है, कंडक्टिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन। जिसने लॉ को तोड़ा है उसके अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशंस। तो इनकम टैक्स के अंदर जो प्रोसिक्यूशंस प्रोविजंस होते हैं उसको यूज किया जाता है एक टूल के रूप में। यानी आपने एक लॉ तोड़ा, लॉ कौन सा, डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ, क्योंकि इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ ही है। तो जैसे ही लॉ को तोड़ा, आपने अफेंस किया, आपने क्राइम किया। तो क्राइम करने से इनकम टैक्स में जो प्रोसिक्यूशंस प्रोविजंस होते हैं, प्रोसिक्यूशन मतलब आपके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स होगी, लीगल कार्रवाई होगी, वो कहाँ पे होती है, वो कोर्ट के अंदर होती है। तो जैसे ही आपने लॉ को तोड़ा, डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ को तोड़ा, मतलब आपने कोई अफेंस कर दिया। और उस अफेंस को करने से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एक प्रोसिक्यूशंस प्रोविजंस होते हैं, मतलब सजा के प्रावधान होते हैं, उनको यूज किया जाता है एक टूल के रूप में, टूल फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉ। यानी जिससे कि टैक्स लॉ को इफेक्टिवली जो लागू रहे वो चलता रहे। इसलिए प्रोसिक्यूशन प्रोविजन जो भी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, उनको एक अच्छे टूल के रूप में यूज किया जाता है जिससे कि टैक्स लॉ जो इफेक्टिवली इन्फोर्समेंट होता रहे, लागू रहे, चलता रहे। एंड डेटरिंग टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन, मतलब टैक्स चोरी और टैक्स बचाव को रोकने के लिए भी यूज किया जाता है प्रोसिक्यूशंस प्रोविजंस। तो जो पेनल्टी लगाई जाती है, वो लगाता है इनकम टैक्स अथॉरिटी, मैंने आपको बताया था चैप्टर में। और जो फाइन और जो प्रोसिक्यूशंस लॉन्च किया जाएगा फॉर द अफेंस, जो भी अपराध किए जाते हैं लॉ को तोड़कर, डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ को तोड़कर, तो उनके लिए फाइन तो लगेगा ही, उसके साथ में प्रोसिक्यूशंस भी लॉन्च होगा, मतलब आपके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएगी कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट के अंदर जो लीगल प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट करेगा वो होता है मैजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट। अंडर सेक्शन 270A से लेकर 280 तक जो है लॉन्चिंग ऑफ प्रोसिक्यूशंस होगा और मैजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट के द्वारा ये प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जाता है, लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो अफेंस क्या है, एक क्राइम दैट ब्रेक्स ए पर्टिकुलर लॉ। जब आप एक पर्टिकुलर लॉ को तोड़ देते हो आप एक क्राइम कर देते हो। यहाँ पर जो पर्टिकुलर लॉ होगा वो होगा डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ, क्योंकि आप पढ़ रहे हो इनकम टैक्स एक्ट 1961। और मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ का पार्ट है, क्योंकि लॉ एक वाइड टर्म है और लॉ के अंदर एक्ट भी आता है, रूल्स भी आते हैं, सर्कुलर्स नोटिफिकेशन भी आते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उनको भी बेस लेके चला जाता है। जब हम इन सबको पढ़ते हैं तो मतलब हमने पूरे लॉ को पढ़ा है। तो जब आप लॉ को तोड़ देते हो तो आपने किया है क्राइम, आपने किया अफेंस। उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रोसिक्यूशन प्रोविजन है, मतलब आपके एक तरह से मैं बोलूँ तो सजा के प्रावधान है, उनको एक टूल के रूप में यूज किया जाता है जिससे कि टैक्स
चोरी और टैक्स बचाव को रोका जा सके और प्रॉपर रूप से टैक्स लॉ जो टैक्स कानून है वो इफेक्टिवली चलता रहे, लागू रहे। तो जो फाइन और जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगी ऑफेंस के लिए वो करी जाएगी मैजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट द्वारा, यानी जो मैजिस्ट्रेट होता है कोर्ट का वो ही फाइन लगाएगा और वही प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करेगा, वही कार्रवाई आगे बढ़ाएगा अंडर सेक्शन 275 टू 280। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं 275A से लेकर 280 सेक्शन तक। क्या क्या जब एसएससी जब कॉन्ट्रावेंशन करता है, उल्लंघन करता है, ऑफेंस करता है, क्राइम करता है, तो उस पर फाइन के साथ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, मतलब एक कारावास हो जाएगी, कैद हो जाएगी, आप कह सकते हो जेल हो जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 132(1) एंड सबसेक्शन 3, ये होता है सर्च एंड सीजर। जब एओ एसएससी ऑफिसर जो है वो एसएससी यानी टैक्स पेयर उसको ऑर्डर देता है 132 सबसेक्शन 1 का, जिसमें होता है एक तरह से सर्च एंड सीज, मतलब जो भी एसएससी के पास मनी, ज्वेलरी, वैल्यूबल थिंग्स और वैल्यूबल आर्टिकल्स जो होते हैं उनको एक तरह से उनके ऊपर छानबीन की जाती है और टाइम आने पे उनको सीज भी किया जाता है, मतलब उन पे कब्जा भी किया जा सकता है, एक ऑर्डर दिया जाता है पहले उसके लिए। और 132 सबसेक्शन 3 के अंदर जो है उसमें ये बोला जाता है कि जो एसेट्स सीज की गई है उसको अपने पास ही रखना, भूल कर भी इसको इधर से उधर मत कर देना। तो अगर आपने उसका कॉन्ट्रावेंशन किया, यानी एसएससी को बोला गया है कि जो भी एसेट सीज की गई है उसको हिलाना ही मत, किसी को देने की बात तो बहुत दूर है। अगर ऐसा कर दिया तुमने, गलती से इसका उल्लंघन किया, कॉन्ट्रावेंशन किया इस ऑर्डर का, तो लग जाएगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब एक कठोर कारावास हो जाएगी। वो है अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक उसको हो जाएगी जेल, कारावास, प्लस फाइन तो लगेगा ही बेटा। और फाइन की मजे की बात यह, फाइन की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है मैजिस्ट्रेट के ऊपर कितना ही फाइन लगा सकता है वो, क्योंकि फाइन की कोई लिमिट ही नहीं है, फाइन की कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने आपको बताया 275A के अंदर जब एओ ऑर्डर देता है एसएससी को, जब एओ ऑर्डर देता है एसएससी को किसके लिए, सर्च एंड सीजर का, यानी 132(1) के अंदर एक ऑर्डर दिया जाता है जिसके अंदर सर्च एंड सीज किया जाता है एसएससी का, यानी उसके पास जो मनी, जो ज्वेलरी होती है, जो वैल्यूबल थिंग्स आर्टिकल होते हैं उनको एक तरह से अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश की जाती है एओ द्वारा, और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस की जाती है। और जो भी एसेट्स वो सीज की जाती है, अगर फिजिकल अगर पोजीशन नहीं हो पाता तो उनको एसएससी को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इन एसेट्स को भूल कर भी किसी को देना मत, ना ही डिलीवर करना। अगर ऐसा कर दिया तो बेटा उसके ऊपर हो जाएगा कॉन्ट्रावेंशन, आपने उल्लंघन किया ऑर्डर का, और आपके ऊपर हो जाएगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसको कठोर कारावास बोलते हैं, और वो हो जाएगा 2 साल तक, और फाइन तो लगेगा ही, कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना लग सकता है। उसके बाद है फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 132(1) IIB। इसमें क्या है कि अगर एसएससी फेल हो जाता है टू अफोर्ड एओ नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब सेक्शन 275B बोलता है कि अगर एसएससी को बोला गया 132(1) IIB के तहत कि बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करा ले, जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर उसको इंस्पेक्ट करा ले, उनकी एक तरह से जांच पड़ताल करवा ले। लेकिन अगर एसएससी ने उसका उल्लंघन किया, देखो सिंपली समझो आप, जैसे यहाँ पे है अथोराइज ऑफिसर, यहाँ पे है पर्सन एसएससी मान लो थोड़ी देर के लिए। अब इसको बोला कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन करा ले, लेकिन इसने अलाउ नहीं किया, और इसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसके हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। जब तक ये अलाउ नहीं करेगा तो जो ऑफिसर आएगा वो इसको इंस्पेक्ट कैसे करेगा।
तो अगर ये अलाउ नहीं करता है तो इस पे लग जाएगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट, वो हो जाएगा अप टू 2 years प्लस फाइन मतलब विद फाइन, और फाइन की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद है फ्रूलेंटली रिमूवल, कंसीलमेंट, ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। यानी अगर आप बेईमानी से, धोखे से कोई प्रॉपर्टी को डिलीवर कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, छुपा लेते हो, रिमूव कर देते हो, किसके लिए? टैक्स रिकवरी को रोकने के लिए। आपके ऊपर टैक्स रिकवरी की जा रही है एओ द्वारा, लेकिन आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आप यानी एसएससी यानी पर्सन, तो प्रॉपर्टी जो है उसको या तो आप डिलीवर कर देते हो, या ट्रांसफर कर देते हो, या फिर छुपा लेते हो, या फिर रिमूव कर देते हो टैक्स रिकवरी को रोकने के लिए। अगर ऐसा कर दिया, ऐसा जानबूझ के किया, तो सेक्शन 276 के तहत रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, और वो हो जाएगा 2 साल की हो जाएगी सजा, और साथ में फाइन, और फाइन की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद सेक्शन 276A बोलता है फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन अंडर सेक्शन 178 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3। इसमें क्या होता है कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक एक्स लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन, एक्स लिमिटेड का हो गया लिक्विडेशंस। तो जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उसके लिए अपॉइंट होता है लिक्विडेटर। जिस सज्जन को अपॉइंट किया जाता है उनको हम बोलते हैं लिक्विडेटर। इन काम क्या होता है इन महाराज सज्जन का? जो भी एसेट्स होती है कंपनी की उसको सेल कर देते हैं और उनसे रिलाइज कर लेते हैं मनी को, जो भी लायबिलिटीज होती है उनको पे ऑफ करते हैं। तो जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो कंपनी का जो लिक्विडेटर होता है उसका जब अपॉइंटमेंट होता है तो वो उस अपॉइंटमेंट की एक तरह से एओ को नोटिस देता है। अगर जो लिक्विडेटर है वो अगर ऐसा नहीं करता, लिक्विडेटर अगर नोटिस नहीं देता अपने अपॉइंटमेंट का एओ को, एओ यानी जिस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है उसकी जो इनकम निकालने का जो जिम्मा है वो है असेसिंग ऑफिसर्स के ऊपर। और जिस एओ को ये काम दिया गया है, जो एओ ये काम कर रहा है कंपनी का लिक्विडेशन के टाइम जो उसकी इनकम निकालना यानी असेसमेंट करना, जिस एओ के हाथ में है, उस एओ को, उस लिक्विडेटर को, जिस कंपनी का लिक्विडेशन हुआ उस कंपनी का जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है उस लिक्विडेटर को अपनी अपॉइंटमेंट का नोटिस देना होता है एओ को। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, इफ लिक्विडेटर डज नॉट गिव नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट टू एओ विद इन 30 days फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट, अपने अपॉइंटमेंट होने के 30 दिन के अंदर अगर वो एओ यानी असेसिंग ऑफिसर्स को नोटिस नहीं देता अपने अपॉइंटमेंट का, या फिर वो फेल हो जाता है टू सेट असाइड अमाउंट ऑफ टैक्स, उसको बोला गया कि अमाउंट ऑफ टैक्स अलग से साइड में रखना, और पार्ट्स विद एनी ऑफ द एसेट इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 178 सब सेक्शन 3, मतलब जो भी एसेट्स है उनको संभाल के अपने पास रखना, भूल कर भी इधर से उधर मत कर देना। अगर इनका उल्लंघन कर दिया, अगर इनका उल्लंघन किया, मतलब ये 3 मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनमें अगर लिक्विडेटर फेल हो जाता है तो उस पे हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट, और वो हो जाएगा 6 महीने कम से कम और 2 साल मैक्सिमम। 6 महीने कम से कम 2 साल मैक्सिमम। उसके बाद है फेलियर टू पे द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जब टीडीएस काटा जाता है, जो डिडक्टर होता है जब टीडीएस काटता है तो उसको जमा करना होता है गवर्नमेंट को, और ये कवर होता है 276B के तहत। फेलियर टू पे द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब जो टीडीएस काटा, इफ ए पर्सन फेल्स टू पे टीडीएस टू द गवर्नमेंट, if a person fails to pay or fails to deposit TDS to the government, if he fails to pay DDT that is dividend distribution tax on the dividend distributed, कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी होती है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पर लगता है DDT दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसको हम बोलते हैं CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, और पॉपुलर है DDT। दोनों में से कुछ भी बोल दो, काम एक ही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जब कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी होती है जब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस पे कंपनी पे लग जाता है DDT। लेकिन BC से ये भी बंद होने वाला है, कंपनी को अब DDT पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम पॉइंट से आपको ध्यान रखना है कि अगर
टीडीएस जमा नहीं होता गवर्नमेंट को, या फिर डीडीटी जो है कंपनी द्वारा पे नहीं होता, या विनिंग इन काइंड है, मतलब आपके कोई विनिंग हुई है, कोई एक तरह से आपकी लॉटरी निकली है, आपको कोई इनाम मिला है, वो काइंड में है, मतलब आपको कोई कार मिल गई, तो उस पर भी टैक्स आपको पे करना पड़ता है। अगर आपने पे नहीं किया, टीडीएस जमा नहीं किया, डीडीटी पे नहीं किया, विनिंग इन काइंड था उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया, तो अगर डिफॉल्ट किया है तो लग जाएगा इम्प्रिजनमेंट, हो जाएगी जेल, कारावास, कैद कम से कम 3 महीने की, और मैक्सिमम है 7 साल विद फाइन, विद फाइन, और फाइन की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद फेलियर टू पे द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है टीसीएस, जो सेलर होता है जब वो सेल करता है तेंदुल लीव्स और एक तरह से टिम्बर, एल्कोहलिक लिकर, तो वो बायर से कि जब वो बायर उसको पेमेंट करता है सेलर को, तो सेलर जो है वो कुछ अमाउंट टैक्स के काट लेता है, उसको हम बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, पेनल्टी लग जाती है। तो एक तरह से 276 डबल बी बोलता है कि अगर जो पर्सन है वो टीसीएस उसने पे नहीं किया गवर्नमेंट को विद इन द टाइम, तो उस पर लग जाएगा इम्प्रिजनमेंट, और वो 3 महीने मिनिमम और 7 साल मैक्सिमम, और फाइन की कोई लिमिट नहीं है, फाइन की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद है विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स। टैक्स को चोरी किया जाता है, विलफुल मतलब एक तरह से जानबूझकर। तो सेक्शन 276 के अंदर विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट जो चार्जेबल है अंडर दिस एक्ट, एंड रिपोर्टेड इनकम भी इसमें कवर है। तो क्या बोला कि अगर जानबूझकर कोशिश की जाती है टैक्स चोरी करने की, पेनल्टी को, इंटरेस्ट चोरी करने की जो चार्जेबल है अंडर दिस, या फिर अंडर रिपोर्टेड इनकम पे जो टैक्स है उसको चोरी करने की कोशिश की जाती है, और जो टैक्स है अंडर रिपोर्टेड इनकम पे, यानी जो इनकम कम दिखाई है आपने वो 25 लाख से अधिक है, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। मैंने इस पर एक टॉपिक करवा भी रखा है अंडर रिपोर्टेड इनकम पे, पेनल्टीज वाले में। तो अगर टैक्स जो आता है अंडर रिपोर्टेड इनकम पे वो 25 लाख से अधिक है, तो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 6 महीने कम से कम, और 7 साल इसको बढ़ा के 7 साल तक किया जा सकता है विद फाइन। फाइन भी लग जाएगा, और बेटा कोई लिमिट नहीं है फाइन की, तो यानी आपकी बैंड बच सकती है आपकी, यानी एसएससी के ऊपर से लेके नीचे तक। जेल में तो जाएगा ही, और फाइन तो बल्ले बल्ले। अगर अदर केस है, मतलब 25 लाख से अधिक अगर टैक्स होता है अंडर रिपोर्टेड इनकम पे, तो 6 महीने की कम से कम, मैक्सिमम 7 साल की हो जाएगी जेल, कारावास, और विद फाइन हो जाएगी। अदर केस है तो फिर इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 3 महीने का मिनिमम, 2 साल मैक्सिमम विद फाइन। अगर एसएससी जो है वो टैक्स चोरी करता है, पेनल्टी चोरी करता है, उसका पेमेंट भी नहीं करता, तो भी उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 3 महीने का कम से कम, और 2 साल मैक्सिमम। अब सवाल ये उठा कि सर विलफुल करे जा रहे हो, विलफुल अटेम्प्ट का मतलब तो बता दो। विलफुल का मतलब होता है जानबूझकर, जब कोई पर्सन जिसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट है, अदर डॉक्यूमेंट्स है, उसके अंदर गलत एंट्री, गलत स्टेटमेंट है, या फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करना ही भूल जाता है, या कोई अदर कोई डिफॉल्ट कर रखा है उसने, तो ये जानबूझकर है। एक पर्सन जिसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर गलत एंट्री, गलत स्टेटमेंट शो करती है, उसने गलत एंट्री कर रखी, या एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओमिट कर दिया, उसने भूल गया, तो ये जानबूझ के होता है, विलफुल अटेम्प्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद है 276 डबल सी, इसमें बोला कि फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। जो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए रिटर्न भरनी होती है, रिटर्न ऑफ इनकम बोलते हैं उसको। रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा फॉर्म जिसके अंदर जो एसएससी होता है वो अपनी इनकम की, जितनी उसकी ग्रोस टोटल इनकम है, कितना उसका टैक्स बनता है, कितनी वो डिडक्शन क्लेम करता है, सारा जो भी टैक्स बनता है उसने कितना पे किया है, टीडीएस कितना एडवांस पे किया है, सब कुछ वो एक फॉर्मेट के अंदर, एक फॉर्म के अंदर जमा कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। लेकिन अगर इसमें वो फेल हो जाता है रिटर्न ऑफ इनकम, तो बेटा
रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर में फेल हो गया अंडर सेक्शन 139(1), जिसमें मैंडेटरी होता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। 142(1) के अंदर उससे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे गए, उसने नहीं दिए। 148 उसका दोबारा से असेसमेंट करवाने के लिए उसको बोला गया, उसमें वो फेल हो गया। 153 कोई ऐसा पर्सन जो कि सर्च्ड पर्सन है, जो मतलब उसकी जो खोज चल रही है, उसका असेसमेंट करना होता है, वो आता है 153A के तहत। तो ऐसे केसेस में जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की जाती जानबूझकर एक तरह से ये सेक्शंस के अंदर, और जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो अगर 25 लाख से अधिक आता है तो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 6 महीने कम से कम, और मैक्सिमम 7 साल, और फाइन के साथ, और फाइन की कोई लिमिट नहीं, मतलब कितना भी लगाया जा सकता है। अदर केस में जो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा वो 3 महीने, और जो मैक्सिमम है 2 साल, और फाइन के साथ। ये सेक्शन जो 276CC है ये अप्लाई नहीं होगा अगर 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 रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल कर दी जाती है बिफोर एक्सपायरी ऑफ असेसमेंट ईयर, और जो टैक्स पेबल है ऑन द रेगुलर असेसमेंट जो है उसमें अगर मैं एडवांस टैक्स लेस कर दूं, उसमें अगर मैं एडवांस टैक्स लेस कर दूं और मैं टीडीएस जो उसने पे किया है वो लेस कर दूं, और तब भी ये अगर 3000 से ज़्यादा नहीं आता तो एक तरह से ये बच जाएगा इम्प्रिजनमेंट के केस में। एक तो उसने बिफोर द एक्सपायरी ऑफ असेसमेंट या रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देता है, और जो भी इसका टैक्स पेबल आता है रेगुलर असेसमेंट के ऊपर वो 3000 से अधिक नहीं आता, तो भी ये एक तरह से बच जाएगा इम्प्रिजनमेंट से। और ये कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं, ये सेक्शन कंपनी के लिए आगे अलग से हम बात करेंगे। उसके बाद सेक्शन 276D के अंदर है फेलियर टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 142(1) एंड 142(2)A के तहत। देखो अगर एसएससी जो है वो जानबूझकर फेल हो जाता है टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी उसको 142(1) के अंदर ऑर्डर दिया गया, बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट लिया अपनी, हमें चेक करनी है। एओ ने एसएससी को बोला 142(1) का ऑर्डर देके कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट लिया, प्रोड्यूस कर दे, यहाँ पे सबमिट कर दे डिपार्टमेंट में, हमें देखना है, हमें डाउट है कुछ। अगर वो फेल हो जाता है, जानबूझकर ऐसा नहीं करता, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रोड्यूस ही नहीं करता, वो दिखाता ही नहीं है, या फिर 142(2)A का उसको बोला गया कि अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका ऑडिट करा ले, उसमें भी वो फेल हो जाता है, वो नहीं करवाता, तो फिर बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है, एओ बोलता है, तो फिर तेरी बैंड बजा देंगे हम, बेटा अगर ऐसा नहीं किया तूने, बुक्स ऑफ अकाउंट तेरे को बोला हमने कि उसको प्रोड्यूस कर दे, लिया डिपार्टमेंट में चेक करवा ले, तूने नहीं किया, तेरे को बोला बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करा ले 44AB के तहत, तूने वो भी नहीं कराई, तो बेटा आजा 1 साल की तेरे को हो जाएगी इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास, और फाइन के साथ, और फाइन तो पे करेगा ही तू। उसके बाद है फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन, यानी कोई वेरिफिकेशन होती है उसमें अगर एसएससी जो है पर्सन जो है वो अगर गलत स्टेटमेंट दे देता है, अगर वो गलत स्टेटमेंट दे देता है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आप बार बार में कभी एसएससी बोल रहे हो कोई पर्सन बोल रहे हो, देखो एसएससी तो वो होता है जो टैक्स पे करता है, जो इंटरेस्ट पे करता है, जो पेनल्टी पे करता है, जिसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। और पर्सन देखो सारे पर्सन जो है वो एसएससी नहीं हो सकता, लेकिन सारे एसएससी पर्सन होते हैं, क्योंकि पर्सन कुछ ऐसे भी होते हैं अगर उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक इनकम नहीं हुई तो उसको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और जितनी भी ये देखो पेनल्टी की जो बातें होती है, पेनल्टी की हुई, ऑफेंस हुई, ये कौन करेगा? टैक्स पेयर करेगा। टैक्स चोरी तभी होगी जब टैक्स बनेगा, टैक्स चोरी तभी होगी जब टैक्स बनेगा। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेक्शन 277 बोलता है कि अगर एसएससी जो है उसने कोई गलत स्टेटमेंट दे दी वेरिफिकेशन के टाइम, और वहाँ पे जो टैक्स की अमाउंट, वहाँ पे टैक्स की अमाउंट अगर 25 लाख से अधिक है तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 6 महीने कम से कम और 7 साल मैक्सिमम, और बेटा फाइन तो लगेगा ही साथ में। अदर केस है तो फिर 3 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 2 ईयर्स प्लस फाइन, यानी विद फाइन
आपको लिखना है विद फाइन एग्जाम। उसके बाद सेक्शन 277A बोलता है फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स टू इंड्यूस एनी पर्सन। देखो, अगर किसी दूसरे पर्सन को मैं एक तरह से इंड्यूस करता हूँ, मतलब एक प्रभावित करता हूँ, उसको मैं इनकरेज करता हूँ, किसके लिए? टू एवॉइड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, मतलब टैक्स चोरी करने के लिए, इंटरेस्ट पेनल्टी को बचाने के लिए, चोरी करने के लिए अगर मैं किसी और पर्सन को इंड्यूस करता हूँ तो मैं उसके लिए भी मुझे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उसके लिए भी मुझे क्या हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट। तो इस तरह से फाल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स किसके लिए? टू इंड्यूस करता हूँ मैं किसी और पर्सन को कि बुक्स ऑफ अकाउंट अपना गलत प्रेजेंट कर दे, डॉक्यूमेंट्स अपना एक तरह से गलत शो कर, टैक्स बचा, तेरा कुछ नहीं होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज जो भी है तेरा वो बचा ले। तो एक तरह से अगर मैं अपने दोस्त को एक तरह से इंड्यूस करता हूँ, उसको प्रभावित करता हूँ कि तू गलत स्टेटमेंट दे, टैक्स बचा ले, इंटरेस्ट बचा ले, तो एक तरह से मैं दोषी बन रहा हूँ, मैं उसको गलत गाइडेंस दे रहा हूँ, तो इसके लिए भी मुझे इम्प्रिजमेंट हो सकती है। भले ही बाद में उसका एक तरह से तहकीकात हो और बाद में ये प्रूव भी हो जाए कि उस पर्सन की कोई टैक्स बनता भी नहीं, कोई उसने टैक्स चोरी भी नहीं की, तब भी मेरे को इम्प्रिजमेंट हो जाएगी, यानी 3 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 2 साल की हो जाएगी कारावास प्लस फाइन के साथ। उसके बाद है एबेटमेंट ऑफ फॉल्स रिटर्न। एबेटमेंट का मतलब होता है किसी और को एक तरह से इंड्यूस करना, प्रभावित करना, उत्तेजित करना। इफ ए पर्सन एबेट्स और इंड्यूसेस टू अदर पर्सन फॉर द रोंगफुल स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, मतलब अगर मैं दूसरे पर्सन को एक तरह से इंड्यूस करता हूँ, मैं प्रभावित करता हूँ, उत्तेजित करता हूँ गलत स्टेटमेंट, गलत डिक्लेरेशन देने के लिए, तो उसके लिए भी मैं दोषी हूँ। तो ऐसे केसेस में अगर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो जो इम्प्रिजमेंट हो जाएगा 6 महीने कम से कम और मैक्सिमम 7 साल और विद फाइन, ये कवर होता है अंडर सेक्शन 278। अदर केसेस में जो इम्प्रिजमेंट हो जाएगा वो मिनिमम 3 महीने का और मैक्सिमम 2 साल का और फाइन के साथ। उसके बाद है सेक्शन 278A बोलता है पनिशमेंट ऑफ द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। मतलब अगर बार बार आप अपराध करते हो, बार बार अगर अपराध करते हो अंडर सेक्शन 276B यानी TDS जमा नहीं किया गवर्नमेंट को, DDT जमा नहीं किया गवर्नमेंट को, जो विनिंग हुआ काइंड में उस पर टैक्स जमा नहीं किया गवर्नमेंट को, एक बार उसमें पनिशमेंट हो गई, दोबारा फिर अफेंस कर दिया तो दोबारा भी पनिशमेंट हो सकती है। 276(1) विलफुल अटेम्प्ट टू अवॉइड टैक्स, जानबूझ के टैक्स को चोरी किया। 276(C) रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने में फेल हो गया। 277 जिसको हम बोलते हैं ये है फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द वेरिफिकेशंस, मतलब रोंग एंट्री दिखाई बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने। 278 अबेंटमेंट किसी दूसरे को इंड्यूस करना, प्रभावित करना टैक्स चोरी के लिए, इंटरेस्ट बचाने के लिए, पेनल्टी वगैरह से एक तरह से बचाने के लिए। तो इम्प्रिजमेंट हो जाएगा कम से कम 6 महीने और मैक्सिमम 7 साल विद फाइन। उसके बाद है सेक्शन 280 जो बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ पर्टिकुलर्स बाय द पब्लिक सर्वेंट। इसमें क्या है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, तो इनको सभी एसएससी यानी एसएससी की जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्क्लोज करने का पावर नहीं होता, लेकिन जो जनता के हित में होती है किसी लो के को ध्यान में रखते हुए अगर ये इनको बोला जाता है कि प्रोवाइड कर दो तो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 138 सब सेक्शन 2 ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट करती है और रोकती है कि कोई भी पर्टिकुलर एसएससी की जो इंफॉर्मेशंस है उसको फर्निश ना करो, ना ही प्रोड्यूस करो कोई डॉक्यूमेंट्स को, जब तक कि कोई डायरेक्शन ना दी जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रोकती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, रोको भैया किसी की इंफॉर्मेशन शेयर मत करो, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट मत करो किसी के एसएससी के, आपको डायरेक्शन दी जाएगी तभी करना। और फिर भी अगर ऐसा कर देते हैं पब्लिक सर्वेंट यानी जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है तो उन पे प्रोसिक्यूशंस हो जाएगा, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। और जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो कम से कम 6 महीने तक, कम से कम क्या पूरा अप टू 6 महीने होगा, मतलब 6 महीने से अधिक नहीं होगा और 6 महीने प्लस फाइन लग जाएगा।
इम्पोर्टेंट नोट, जो भी मैंने आपको सेक्शन बताया है 275 से 278 तक, 275 से 278 तक जो मैंने आपको सेक्शन बताए हैं, जो मैंने आपको सेक्शन बताए हैं, उसमें ध्यान रखना कि जब भी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो उससे पहले पीसीआईटी यानी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीआईटी अपील से अप्रूवल लेनी होती है। सीआईटी पीसीआईटी सीआईटी अपील से अप्रूवल लेनी होती है। उसके बाद 279(2) के अंदर जो है, जो पीसीआईटी जो होते हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, इनके पास पावर होती है, ये चाहे तो ऑफेंस जो है वो कंपाउंड कर सकते हैं, मतलब जो अपराध हुआ है उसका समझौता ये भारी कर सकते हैं, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, इनके पास पावर होती है। उसके बाद है अफेंस बाय द कंपनी। अगर कंपनी अफेंस कर देती है तो कंपनी में अफेंस करने वाले कौन होते हैं? डायरेक्टर। कंपनी में कौन अपराध करेगा, कौन क्राइम करेगा? डायरेक्टर, मैनेजर, जो सेक्रेटरी होते हैं, अदर ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के। अगर वो ऐसा कोई क्राइम कर देते हैं या उनकी कंसेंट से या उनकी नेग्लेक्ट से कोई अफेंस कमिट होता है, कोई अपराध होता है, तो उनके लिए उनको गल्टी माना जाएगा। गल्टी मतलब दोषी माना जाएगा। एंड लाइबल टू पनिश, उनको पनिश किया जाएगा, मतलब इम्प्रिजमेंट उन पे हो जाएगी। अगर देखो कोई कंपनी के जो डायरेक्टर है, अगर वो प्रूव कर देते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, तो फिर वो बच सकते हैं इम्प्रिजमेंट से। नोट फॉर दिस सेक्शन, कंपनी का मतलब यहाँ पर कंपनी में फर्म और एओपी भी शामिल है। तो मैंने कंपनी में बताया डायरेक्टर, तो फर्म में क्या हो जाएगा? पार्टनर्स, पार्टनर्स। उसके बाद है सेक्शन 278C अफेंसेस बाय HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो कर्ता होता है, कर्ता अगर कोई गलत चीज कर देता है, कोई क्राइम कर देता है, कोई अफेंस कर देता है, तो उसके लिए वो गलती हो जाएगा, उसको गलती मान लिया जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। अगर वो प्रूव कर देता है कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, विदाउट उसके नॉलेज ये चीज़ें हुई है, जो ऑफेंस हुआ है, तो फिर वो बच जाएगा, विल नॉट बी लाइबल टू पनिशमेंट। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो HUF के जो मेंबर्स होते हैं, अगर वो भी ऑफेंस करते हैं तो फिर उसके लिए वो भी गलती हो जाएंगी, लेकिन अगर वो प्रूव कर देते हैं तो फिर बच जाएंगी। उसके बाद सेक्शन 278AA बोलता है कि पनिशमेंट नोट टू बी इम्पोज इन सर्टन केसेस। देखो अगर सेक्शन 276A है, सेक्शन A और 276B के तहत 276A होता है लिक्विडेटर जो अपॉइंट होता है, अगर वो डिफॉल्ट करता है तब उस पर लगता है इम्प्रिजनमेंट। अगर चाहे तो बच जाएगा अगर वो सफिशिएंट रीजनेबल कॉज देता है फेलियर का। ऐसे ही 276B में अगर वो TDS किसी ने काटा है और उसने जमा नहीं किया, DDT जमा नहीं किया, अगर विनिंग इन काइंड टैक्स पे नहीं किया, अगर प्रूव कर देते हैं, रीजनेबल कोच प्रूव कर देते हैं, तो फिर ये बच जाएंगे इम्प्रिजनमेंट के पनिशमेंट से। उसके बाद बोला कि विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी कंसल्टेशन से, उसके साथ कंसल्ट करने से जो एक डेजिग्नेट किया जाता है एक या उससे अधिक कोर्ट के मैजिस्ट्रेट कोर्ट यानी कोर्ट के जो मैजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास, उनको एक तरह से डेजिग्नेट किया जाता है एक स्पेशल कोर्ट के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ डेजिग्नेट किया जाता है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कोर्ट को एक स्पेशल कोर्ट के तहत, जहाँ पर एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो होता है। और वहाँ पर और जो स्पेशल कोर्ट होता है वो होता है नोटिफाइड एरियाज़ के अंदर। यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट होती है स्पेशल कोर्ट में वो 2 साल प्लस फाइन होगी। और जो भी ये प्रोसिक्यूशंस कंडक्ट करता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये बच्चों ये था लेक्चर अफेंस एंड प्रोसिक्यूशंस पे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।